होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है अम्बिलाइकल कॉर्ड प्रोलैप्स। ठीक है, अम्बिलाइकल कॉर्ड प्रोलैप्स क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से आपके पास कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाए। ठीक है, तो जर्नल फैक्टर्स हैं और प्रोसीजर रिलेटेड फैक्टर्स हैं। ठीक है, जर्नल फैक्टर्स आपके पास क्या हुए, मल्टी पैरिटी हो गया, लो बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg, प्री टर्म लेबर के साथ होता है, फीटल कंजेनिटल एनॉमलीज के साथ होता है, ब्रीच प्रेजेंटेशन, ट्रांसवर्स ऑब्लिक एंड अनस्टेबल लाई, सेकेंड ट्विन, पॉलीहाइड्रेमनिया, अनएंगेज प्रेजेंटिंग पार्ट एंड लो लाइन प्लेसेंटा। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोसीजर रिलेटेड क्या होता है कि आप आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं विद हाई प्रेजेंटिंग पार्ट। नॉर्मली भी अगर आप आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं तो बड़ा विजिलेंट होकर आपने करना है। ठीक है, जब आप करते हैं तो उसमें आप पहले आप जब एग्जामिनेशन करें तो मस्ट फील करें कि आपको कोई कॉर्ड तो फील नहीं हो रहा जब आप मेम्ब्रेन रप्चर करें, क्योंकि जैसे अब अगर आप मेम्ब्रेन रप्चर करेंगे तो कॉर्ड आपके पास आ जाएगा। और हाई प्रेजेंटिंग पार्ट में तो ऑब्वियसली चांसेस होते हैं कि हेड के साथ ही आपके पास कॉर्ड भी आ जाए। तो आपने बड़ा प्रोसीजर एक्सपीरियंस बंदा करे जिसको इस चीज़ की एक्सपीरियंस हो। ठीक है, अदरवाइज़ कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाएगा। कॉर्ड प्रोलैप्स क्या होता है कि बेबी का जो अम्बिलाइकल कॉर्ड है वो वजाना या वजाना से आउटसाइड पूरा बाहर निकल आ जाता है। ठीक है, वजाइनल मैनिपुलेशन ऑफ द फीटस विद रप्चर मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन ड्यूरिंग प्रोसीजर। ठीक है, ईसीवी के साथ क्या होता है, आप ब्रीच में ये करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप बेबी की पोजीशन को चेंज करते हैं टू सर्टन मैन्योर्स। बेबी ब्रीच होता है तो उसको आप केफेलिक की तरफ लेके आते हैं तो उसमें चांस होता है कि रप्चर हो जाए, मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाए, कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाए। ठीक है, इंटरनल प्रोडालिक वर्जन, इंटरनल प्रोडालिक वर्जन हम तब करते हैं जब आपके पास ट्विन प्रेगनेंसी होना, और उसमें क्या होता है कि आपके पास एक फीटस डिलीवर हो जाए और दूसरे फीटस के लिए आप करते हैं। ठीक है, ये तो दूसरे फीटस में क्या होता है कि आपके पास अगर ट्रांसवर्स लाए है तो ट्रांसवर्स लाई के लिए हम करते हैं, लेकिन ट्रांसवर्स लाई पहले आपने फिर जब एक फीटस डिलीवर हो जाए ट्विंस में तो दूसरे के पहले आप एग्जामिनेशन करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, देखते हैं कि लाई कैसी है। ठीक है, तो अगर आपके पास लाई ट्रांसवर्स आ गई है तो ट्रांसवर्स के लिए फिर आप दो प्रोसीजर करते हैं, या आप एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन करते हैं या इंटरनल पोडालिक वर्जन करते हैं। एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन आप करते हैं तब जब आपके पास फीटल हार्ट रेट्स नॉर्मल हो, लेकिन इंटरनल पोडालिक वर्जन आप तब करेंगे जब आपके पास फीटल हार्ट रेट एब नॉर्मल है और इमीडिएटली आपने डिलीवरी करनी है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हैं कि मेम्ब्रेन्स को आप रप्चर नहीं करते, आप थ्रू अल्ट्रासाउंड गाइडेड आप अल्ट्रासाउंड पे लोकेट कर लेते हैं कि आप बेबी के लेग्स कहाँ पे हैं। ठीक है, तो वेजाइना में आप वेजाइनल के थ्रू आप अपना राइट हैंड इंटर करते हैं, फीट को लोकेट करते हैं, उसको आप होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, फीट को आप होल्ड कर लेते हैं, नीचे आप और दूसरे जो आपका अदर हैंड है लेफ़्ट हैंड, उससे आप बेबी के हेड पे रख कर बेबी के हेड को आप फ्लेक्स करेंगे। ठीक है, ताकि आपके पास डिलीवरी इजी हो, क्योंकि अगर बेबी का हेड एक्सटेंड होगा तो ऑब्वियसली फिर डिलीवरी में डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, तो इसी तरह बेबी को आप पुश आउट कर लेंगे। ठीक है, फिर फर्दर आप नॉर्मल ब्रीच की तरह डिलीवर कर लेंगे। ठीक है, जब आपके पास स्केल स्पाइन तक आपके पास फीट आ जाए तो तब हम ARM करते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर में। अदरवाइज़ हम पहले से मेम्ब्रेन को रप्चर नहीं करते, क्योंकि फिर चांसेस ऑफ फेलियर होता है। अगर आप मेम्ब्रेन रप्चर करेंगे सारा लाइकल ड्रेन हो जाएगा, फिर बेबी को डिलीवर करने में इशू होता है। तो इस वजह से जब तक बेबी के फीट वहाँ तक आ जाए, स्केल स्पाइन तक आ जाए, तब फिर आप मेम्ब्रेन रप्चर करते हैं। तो इसमें चांसेस होते हैं कि जब आप मेम्ब्रेन रप्चर करें तो कॉर्ड प्रोलैप्स या आप प्रोसीजर करने से पहले हो जाए। ठीक है, स्टेबलाइजिंग इंडक्शन ऑफ लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर आपने बड़ा स्टेबलाइज होकर करना होता है। इंसर्शन ऑफ इंट्रायूट्राइन प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है, और या लार्ज बलून कैथेटर फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, तो इसमें चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए नमोनिक है कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड के साथ है कंसिडर, ऑर्गेनाइज, हेल्प, रिलीफ प्रेशर एंड डिसीजन फॉर बर्थ। कंसिडर क्या होता है, एट एवरी वेजाइनल एग्जामिनेशन इन लेबर इफ abnormal fetal heart rate with spontaneous rupture of membrane after membrane rupture with risk factor। ठीक है, तो कंसिडर आपने एवरी वेजाइनल एग्जामिनेशन, जब भी आप एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, तो आपने देखना है कि कहीं कॉर्ड तो नहीं आया। ठीक है, वेजाइना में एवरी एग्जामिनेशन पे आपने ये मस्ट देखना है। दूसरा ये कि अगर आपके पास एबनॉर्मल फीटल हार्ट रेट आ रहे हैं, ब्रेडिकार्डिया, स्पेशली कॉर्ड प्रोलैप्स में ऑब्वियसली ब्रेडिकार्डिया होता है। जब आपके पास CGG पे ब्रेडिकार्डिया आ रहे हैं तो फर्स्ट आपका ये होना चाहिए कि आप एग्जामिनेशन करें, देख लें कि फीटल हार्ट रेट्स क्यों ख़राब है, कहीं स्पॉन्टेनियस रप्चर मेम्ब्रेन हुआ और उसके साथ कॉर्ड नीचे आया है। ठीक है, तो ये देखने। और आफ्टर मेम्ब्रेन रप्चर विथ रिस्क फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स आपने देखने के कोई पेशेंट में पॉली तो नहीं है,
और कोई एबनॉर्मल लाई पोजीशन तो नहीं है, तो आपने कंसिडर का मतलब है कि आपने पहले से विजिलेंट रहना है हर, और रिस्क फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए कि ये प्री टर्म है, ये एबनॉर्मल लाई है या ये पॉली है, तो उसमें आपने बड़ा ख्याल करके आपने फिर वो करना है, रप्चर मेम्ब्रेन करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइज हेल्प, अगर फॉर एग्जांपल आपने एग्जामिन किया और कॉर्ड प्रोलैप्स है तो फिर और हेल्प करना है, कॉल फॉर हेल्प, ठीक है, जो हम इमीडिएटली जो इमरजेंसी प्रोसीजर्स में करते हैं। तो ये एक ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी, ऑर्गेनाइज हेल्प करना है, ऑब्स्टेटिशियन, मिडवाइफ, एनेस्थेटिस्ट, पेरी ऑपरेटिव टीम एंड यूनेटल टीम। फिर आपने प्रेशर को रिलीव करना है, ठीक है, ताकि बेबी का ब्रेडिकार्डिया ठीक हो जाए। तो मैनुअली एलिवेट, आप प्रेजेंटिंग पार्ट को मैनुअली एलिवेट करेंगे या ब्लेडर को फुल कर लेंगे, तो जिसकी वजह से प्रेजेंटिंग पार्ट अपर हो जाएगा और आपके पास कॉर्ड भी अपनी पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। और या आप पेशेंट को लेफ़्ट लैटरल पोजीशन या हेड डाउन करके और पिलो आप नीचे से हिप पे रख ले, तो पोजीशन आपका ज़रा अप स्लांटेड पोजीशन हो जाएगा, तो कॉर्ड वापस चला जाएगा, ठीक है। और कंसिडर टोकोलिटिक्स, आप टोकोलिटिक्स तब देते हैं अगर आपके कॉन्ट्रैक्शन ना हो, कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए, ठीक है। फिर डिसीजन फॉर बर्थ, ऑब्वियसली अगर कोई पेरिफेरी में हुए तो इमरजेंसी ट्रांसफर टू हॉस्पिटल लेबर वार्ड, असेस एंड असिस्ट बर्थ बाय क्विकेस्ट मीन, अर्जेंट ऑफ ब्रेथ डिपेंडिंग ऑन द फीटल हार्ट रेट एंड जेस्टेशनल एज, इफ सिजेरियन कंसिडर, इफ रीटल एनेस्थीसिया अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो इसमें फिर आप बिशप करते हैं कि अगर फुली डायलेटेड है और प्रेजेंटिंग पार्ट नीचे है और कॉर्ड प्रोलैप्स हो गए, तो आप फिर ऑब्वियसली फिर आप वैक्यूम या डिलीवरी या आप इंस्ट्रूमेंटल वेजाइनल फॉर्सेप लगाते हैं। मल्टी में आप यूजुअली अगर 8 सेंटीमीटर भी है, फुली डायलेटेड नहीं भी, तो उस पर भी हम वैक्यूम लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आपके पास, फिर हम फीटल हार्ट रेट को देखते हैं, अगर आपके पास 8 सेंटीमीटर है, मल्टी है, फीटल हार्ट रेट ख़राब है, तो इमीडिएटली आप इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास 5 सेंटीमीटर पे कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया है, ठीक है, अर्ली लेबर में कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया और आपके पास फीटल हार्ट रेट ख़राब आ रहे हैं, तो इमीडिएटली आपने फिर पेशेंट को शिफ्ट करना है सिजेरियन के लिए। तो अब जो मेजर आपने ले लेने, ठीक है, ब्लेडर को फिल्ट कर लेना है और इमीडिएटली टोकोलिटिक्स दे के आपने पेशेंट को सिजेरियन के लिए लेके जाना है। लेकिन मेक श्योर फिर आपने जो ब्लेडर फिल किया उसको एम्प्टी करना है, क्योंकि जब आप सिजेरियन करेंगे ऐसा ना हो कि ब्लेडर फुल होगा और आप उसी को इंसिजन ना दे दें। तो जब भी फिर आप ओटी लेके जाएंगे तो ब्लेडर को आपने फिर खाली करना है, ठीक है। तो ये आपके पास कॉर्ड प्रोलैप्स। अच्छा, शोल्डर डिस्टोशिया। शोल्डर डिस्टोशिया क्या होता है कि आप हेड डिलीवर हो जाए और शोल्डर डिलीवर ना हो जाए। वो एंटीरियर शोल्डर यूजुअली आपके पास सिम्फिसिस प्यूबिस के अंडर स्टक हो जाता है, ठीक है। तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? प्री लेबर और इंट्रापार्टम। प्री लेबर में आपके पास प्रीवियस शोल्डर डिस्टोशिया अगर हो, मैक्रोसोमिक बेबी हो, डायबिटीज़ मेलाइटिस, मैटरनल BMI मोर देन 30, इंडक्शन ऑफ लेबर, प्रोलॉन्ग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंडरी अरेस्ट, प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, ऑक्सीटोसिन ऑगमेंटेशन, असिस्टेड वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है। सो हाउ इज शोल्डर डिस्टोशिया डायग्नोज, कैसे हम डायग्नोज करते हैं? तो बर्थ अटेंडेंट शुड रूटीनली लुक फॉर साइन ऑफ शोल्डर डिस्टोशिया, ठीक है। तो वो क्या होगा कि आपके पास डिफ़िकल्ट डिलीवरी विद डिलीवरी ऑफ फेस एंड चिन, द हेड रिमेनिंग टाइटली अप्लाइड टू द वल्वा और इवन रिट्रैक्टिंग, टर्टल नेक साइन इसमें होती है, ठीक है, क्लासिकली। फेलियर ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द फीटल हेड एंड फेलियर ऑफ द शोल्डर टू डिस्टेंड, ठीक है। तो जब आपके पास रेस्टिट्यूशन हो जाती है तो रेस्टिट्यूशन के बाद क्या होता है कि इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर्स होती है, ठीक है, ऑब्लिक से वो AP डायमीटर में आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली वो जब वहाँ स्टक होगा, सिम्फिसिस प्यूबिस में स्टक है और वो नीचे ही नहीं आया, तो आपके पास जब रेस्टिट्यूशन होगी, फीटल हेड डिलीवर हो जाएगा और 1/8 ऑफ द सर्कल उसने किया, लेकिन वहाँ शोल्डर्स ने कोई काम नहीं किया, इंटरनल रोटेशन नहीं हुआ क्योंकि वो वहाँ फंसा हुआ है। तो फिर आपको क्लासिकली आपको वो टर्टल साइन है, जब आप एक्सियल ट्रैक्शन करेंगे तो डिलीवर नहीं होगा, ठीक है। तो रूटीन ट्रैक्शन इन एक्सियल डायरेक्शन कैन बी यूज टू डायग्नोज शोल्डर डिस्टोशिया, बट एनी अदर ट्रैक्शन शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। सिर्फ आपने एक्सियली थोड़ा सा रिट्रैक्ट करना है, देखना है कि डिलीवर होता है या नहीं। अगर नहीं होता तो आपने फिर फर्दर इस पर ज़्यादा वो नहीं करना। फिर आपने इमीडिएटली, आपको पता लग गया कि शोल्डर डिस्टोशिया है, तो इसमें भी ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी है, कॉल फॉर हेल्प करनी है। सीनियर ऑब्स्टेटिशियन, एनेस्थेटिस्ट, पेडियाट्रिशियन सब अवेलेबल होना चाहिए और 2 असिस्टेंट को आपने कहना है कि मैक रॉबर्ट पोजीशन बनाए, ठीक है। इसमें मैक रॉबर्ट पोजीशन आप देख लें कि इसमें आपके जो हाइपर फ्लेक्शन ऑफ द थाइस, ठीक है, एंड एडक्शन होगी, ठीक है।
हिप्स आपके पास आपने प्रॉपरली वो फ्लेक्स करना है, हाइपर फ्लेक्शन करनी है एट हिप जॉइंट, और आपके पास एडक्शन होगी, ठीक है। आउटसाइड आप वो कहेंगे असिस्टेंट को कि आप पाँव को पकड़ लें और आउटवर्ड डायरेक्शन में एडक्शन कर लें, ठीक है उसकी। तो इसकी वजह से जो आपका जो सिम्फिसिस प्यूबिस के जो आपके पास लंबोसेक्रल एंगल है ना, तो वो एंगल इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, वो फ्लैटन अप हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये शोल्डर रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो उसके साथ फिर आप सुप्राप्यूबिक प्रेशर अप्लाई करते हैं। असिस्टेंट को आप कहते हैं कि सुप्राप्यूबिकली वो प्रेशर अप्लाई करे, जो शोल्डर सिम्फिसिस प्यूबिस के अंदर फंसा हुआ है वो उसके नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये आप मैक्रोबट के साथ फिर आप ये सुप्राप्यूबिक प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर उसके साथ भी नहीं होता तो फिर आपके पास जो फर्दर मैनोर है वो हम डिलीवरी ऑफ द पोस्टीरियर आर्म करते हैं, ठीक है। आप पोस्टीरियरली वजाना जाएंगे, ठीक है। पोस्टीरियरली आप एक हैंड आप इंटर कर लेंगे, ठीक है। एक्जिला को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर एक्जिला के थ्रू जाएंगे अपरली, आप फिर रिस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, रिस्ट की आप फ्लेक्शन कर लेंगे, ठीक है। और हैंड को आप पकड़ के रिस्ट से और स्वाइप अराउंड द चेस्ट एंड फेस और डिलीवर। जब आप पोस्टीरियर आर्म डिलीवर कर लेंगे तो देखें एंटीरियरली खुद ही बखुद आपके पास सिम्फिसिस प्यूबिस से निकल आएगा, ठीक है। एलॉग्रिदम इसका क्या है कि कॉल फॉर हेल्प करेंगे, पेशेंट को कहेंगे कि और पुश नहीं लगाना, डिस्करेज पुशिंग, ठीक है। लाई फ्लैट एंड मूव बटक टू द एज ऑफ द बेड, ठीक है। कॉल फॉर हेल्प के लिए आपने बुला लिया, फिर आपने मैक रॉबर्ट पोजिशन बनानी है, थाई टू एब्डोमेन, सुप्राप्यूबिक प्रेशर। एंड अगर उसके साथ नहीं होता तो फिर आप इंटरनल मैन्योर्स करते हैं। इंटरनल मैन्योर्स में आपके पास ये एक पोस्टीरियर शोल्डर की जो डिलीवरी है वो करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने फिर जब इंटरनल आप वो करेंगे तो उसके लिए आपने एपिजोटमी मस्ट देना है, क्योंकि इसके साथ फिर ये कि जब आप इंटरनली मैनिपुलेशन करेंगे, अगर प्राइमरी है तो आप उसमें तो फिर वो नहीं कर सकते, मल्टी भी है, लेकिन अच्छा होगा कि आप एपिजोटमी दे के ये सारे मैन्योर करें, ठीक है। डिलीवर पोस्टीरियर आर्म होगा या इंटरनल रोटेशन मैन्योर्स। इंटरनल रोटेशन मैन्योर्स में हमारे पास इसके मुख्तलिफ वो हैं, ठीक है। एक रोबिन्स 1 मैन्योर है और एक रोबिन्स 2 मैन्योर है और ये वुड स्क्रू, ठीक है। ये 3 मैन्योर्स आपके पास है, ठीक है। तो जब आपके पास रोबिन 1 मैन्योर है उसमें क्या होता है कि आप एंटीरियरली आप जाते हैं, ठीक है, और 2 फिंगर्स आप पोस्टीरियर शोल्डर के एंटीरियर शोल्डर के पोस्टरली आप 2 फिंगर्स रखते हैं, ठीक है। 2 फिंगर्स के साथ आप थोड़ी सी स्लाइट एडक्शन करते हैं ताकि जो शोल्डर है वो थोड़ा ऑब्लिक हो जाए। जो एंटीरियर शोल्डर फंसा हुआ है ना, उसके पीछे आप एंटीरियर शोल्डर के पोस्टीरियरली आप 2 फिंगर रख लेंगे, ठीक है, और उसका थोड़ा सा एडक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जब आप उसको एडक्ट करेंगे, ऑब्लिक पोजीशन में ले आएंगे तो वो सिम्फिसिस प्यूबिस से निकल आएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके साथ नहीं हो रहा तो फिर आपने उसके साथ रोबिन 2 मैन्योर, रोबिन्स 2 मैन्योर्स में क्या होता है कि आप फिर पोस्टीरियरली जाके जो पोस्टीरियर शोल्डर है उसके एंटीरियरली आप 2 फिंगर्स रख लेते हैं, ठीक है। तो दोनों आपके एंटीरियर जो 2 फिंगर्स थे और नीचे इसको आप थोड़ा सा रोटेट करेंगे सर्कल में, थोड़ा सा जब आप रोटेट करते हैं ना ऑब्लिक डायरेक्शन में, आप फर्दर रोटेट कर लेंगे। जब आप फर्दर रोटेट करेंगे तो उसके साथ वो शोल्डर और भी पोजीशन ज़रा चेंज हो जाएगी तो आसानी होगी निकलने में। लेकिन अगर उसके साथ नहीं होता तो फिर आप प्रॉपरली रोटेट कर ले 180 डिग्री पे, ठीक है, कि आपके 180 डिग्री पे आप रोटेट कर लें कि आपका जो पोस्टीरियर शोल्डर है वो एंटीरियर हो जाए और एंटीरियर शोल्डर पोस्टीरियर हो जाए। तो उसके साथ भी ये हो जाएगा कि आपका जो शोल्डर सिम्फिसिस प्यूबिस के में फंसा हुआ है वो उसके साथ इजीली निकल आएगा, ठीक है, और फिर आप डिलीवरी कर लेंगे। तो ये आपके पास इंटरनल मैन्योर है, एक आपके पास पोस्टीरियर डिलीवरी ऑफ पोस्टीरियर आर्म है और ये आपके पास इंटरनल रोटेशन मैन्योर है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपके पास ये मैनूवर फेल हो गई तो आपने फिर क्या करनी है, अगर आपके ऑल 4 पोजीशन में आप जब बैक ऑल 4 पोजीशन आप जिस तरह बैक पे आप वो नहीं करते, उल्टा जब आप लेटते हैं और उसको जब आप वो बनाते हैं पोजीशन, क्या कहते हैं, हैंड्स को नीचे रखिए और बटक्स को आप थोड़ा सा और जो लेग्स हैं उसको फ्लेक्स करके आप उल्टे पोजीशन में, जिस तरह हम लेटना नहीं है लेकिन थोड़ा सा अप राइट हो पोजीशन हो के हम बैठते हैं तो उसको हम अप राइट पोजीशन कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास
टाइम है विद इन 5 मिनट्स में अगर डिलीवर नहीं हुआ और आपके पास 5 मिनट्स पूरे नहीं हुए तो फिर आप ये सारे प्रोसीजर दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 5 मिनट्स हो गए तो फिर फर्दर हम डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर पे जाते हैं, जिसमें हम क्लीडोटमी करते हैं, क्लेविकल को वो करते हैं, ब्रेकअप करते हैं, ठीक है। या आपके पास सिम्फिजियोटमी हो गई, सिम्फिसिस प्यूबस को आप थ्रू स्कैल्पल के थ्रू आप उसको डिटैच करते हैं ताकि हमारे पास वो हो जाए। और या ज़ेमिनली मैन्योर का होता है कि आप सारा रिवर्स करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ लेबर को। जो मैकेनिज़्म ऑफ लेबर आपके पास नहीं है कि इंगेजमेंट होती है, फिर उसके बाद डिसेंट होता है, फ्लेक्शन, तो जो एंड से फिर आप रेस्टिट्यूशन से आप सारा वो रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है। और फिर आप एब्डोमिनल डिलीवरी करते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट फिर आपने मस्ट करना है, क्योंकि ऐसे न्यूनेट में फिर इश्यूज़ हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस मदर में हो सकते हैं, 3rd and 4th डिग्री पेनियल टेर आ सकते हैं, बर्थ बेबी को एस्फिक्सिया हो सकता है, इसमें चांसेस होते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरीज़ के, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्लम्प्स पैरालिसिस और अर्ब्स पाल्सी, ये बहुत मोस्ट कॉमन है इसके साथ, शोल्डर डिस्ट्रोशिया के साथ, ठीक है। और बेबी एस्फिक्सिया हो सकता है, बेबी को ट्रॉमास हो सकते हैं, ठीक है, और स्टिल बर्थ इसमें हो सकता है। तो सारे फिर आपने डॉक्यूमेंट करने हैं ये फाइंडिंग्स, ठीक है। अच्छा, फिर मैनेजमेंट ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच किस तरह करते हैं? ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होता है? व्हेन द बेबी buttocks, foot or feet present instead of its head. Breech presentation is sometimes associated with uterine, placental और fetal abnormalities, ठीक है। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में भी आप देखते हैं कि किस में आपने डिलीवरी करनी है और किस में आपने ECV का ऑप्शन दे सकते हैं, एक्सटर्नल केफालिक वर्जन का, ठीक है। तो द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी मेट बिफोर वेजाइनल बर्थ इन फॉलोइंग अ कन्फर्म ब्रीच प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अगर आप सिलेक्शन ऑफ पेशेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसको आपने वेजाइनल ट्रायल का देना है, तो ठीक है, अगर आपके पास कोई इंडिकेशन नहीं है, प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है, सिवियर IUGR नहीं है, तो आप पेशेंट को डिलीवर कर सकती हैं। फीटल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड स्कैन पे आपके पास आइदर फ्रैंक ब्रीच है जिसमें आपके पास हिप फ्लेक्स एंड नीज एक्सटेंडेड है, या कंप्लीट ब्रीच है, हिप फ्लेक्स एंड नी फ्लेक्स, ठीक है, बट नॉट द फुटलिंग ब्रीच। फुटलिंग ब्रीच में आपको डिलीवरी नहीं करनी, ठीक है, उसका डायरेक्ट सिजेरियन है, यह आपने याद रखना है, ठीक है। नो एविडेंस ऑफ हाइपर एक्सटेंडेड नेक ऑन अल्ट्रासाउंड, ठीक है। फीटल वेट नॉट एस्टिमेटेड टू बी हाई मोर देन 3.8 kg, ठीक है। फीटल वेट शुड नॉट बी एस्टिमेटेड लो लेस देन 10 centile, ठीक है। IUGR में भी आप यूजुअली वो नहीं करते, ये नॉर्मल ब्रीच की डिलीवरी आप नहीं करते। और अगर वेट मोर देन 3.8 kg तो उसमें भी आपने फिर नॉर्मल वेजाइनल का ट्रायल नहीं देना। या प्रेजेंस ऑफ क्लिनिकल ट्रेन एंड कॉम्पिटेंट, प्रेजेंस ऑफ अ क्लिनिशियन ट्रेन एंड कॉम्पिटेंट इन वेजाइनल बर्थ, और इंश्योर करना है कि जो वेजाइनल बर्थ आपके पास है जो बंदा करे वो ट्रेन हो, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये सारे इंडिकेशन है कि इसमें आप वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप अगर ECV के लिए, पहले आप ECV का वो देंगे, ठीक है। ब्रीच है आपके पास टर्म पे आ गए, 36 वीक्स पे हम प्राइमरी में हम ECV करते हैं और 37 में हम मल्टी में करते हैं, ठीक है। ECV का सक्सेस रेट आपके पास 55% है, ठीक है। तो पहले आप ECV के लिए देखेंगे कि इस पेशेंट में ECV हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। ECV का भी फिर अपना क्राइटेरिया है, ठीक है। पहले आप ECV एडवाइस करेंगे। तो ECV क्या होता है? शुड बी ऑफर टू ऑल वुमेन हुज बेबीज आर प्रेजेंटिंग बाय ब्रीच एट 36 वीक्स पे हम प्राइमरी ग्रेविडा में करते हैं और 37 पे हम मल्टी में करते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी ऑफ ECV क्या होगा? वुमेन शुड बी इन्फॉर्म दैट ECV आफ्टर previous one appear to have no greater risk than with unscarred uterus. ECV is reasonable in the course of stabilizing induction for ECV. There is no upper limit age for ECV. Inform women that success rate of ECV is 50%. Risk and benefits आपने बताने। Inform women that few babies revert to breech after successful ECV. तो ये भी आपने पेशेंट को इन्फॉर्म करना है कि सक्सेसफुल ECV के बाद भी आपका बेबी ब्रीच में जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ECV के लिए हम पहले इंडिकेशन देखेंगे कि अब हमारे पास ECV के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ना हो, ठीक है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपके पास क्या है कि अगर आपके पास प्लेसेंटा प्रीविया है तो उसमें आप ECV नहीं करेंगे और ना इसमें आप वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी, इसमें आपने डायरेक्ट सिजेरियन करना है। प्लेसेंटल एब्रप्शन है उसमें भी ना आप ECV कर सकते हैं और ना वेजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं। सिवियर प्री क्लैम्शिया में भी आप डिपेंड करता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टी है
और एडवांस लेबर में आई है, उसका ब्रीच बिल्कुल नीचे है और साथ में प्री क्लैम्शिया भी है और इंगेज्ड है बीच, तो उसमें फिर आप डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन ईसीवी पर आप नहीं कर सकते। अगर ऑलरेडी पेशेंट लेबर में नहीं है और सिवियर प्री क्लैम्शिया में, तो ईसीवी आपने नहीं करनी, लेकिन आप ब्रीच डिलीवरी कर सकते हैं अगर वो एडवांस लेबर में। ठीक है। एबनॉर्मल फीटल डॉपलर में अगर एबनॉर्मल फीटल डॉपलर है तो उसमें भी हम ईसीवी नहीं करते और ना हम वेजाइनल डिलीवरी करते हैं। एबनॉर्मल सीटीजी में भी नहीं करते। मल्टीपल प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली सिर्फ अगर सेकंड ट्विन के लिए आप ट्रांसवर्स लाई के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है। आरएच आइसोमेनाइजेशन, करंट और रीसेंट वेजाइनल ब्लीडिंग, रिसेंटली पेशेंट को वेजाइनल ब्लीडिंग हुई है, एपीएच हुआ है, तो उसमें आप ईसीवी नहीं करते। ठीक है। रप्चर मेम्ब्रेन में आप ईसीवी नहीं कर सकते, लेकिन आप वेजाइनल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास मल्टी है, अगर प्राइमरी भी है और वो रप्चर मेम्ब्रेन है लेकिन उसके साथ डायलिटेशन भी है, तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज़ प्राइमरी में भी इंडिकेटेड है कि अगर ब्रीच आ जाए और ईसीवी पॉसिबल नहीं है तो उसमें आप प्रेफर करते हैं सिजेरियन, क्योंकि फ़र्स्ट डिलीवरी बेबी का है तो इसमें चांसेस होते हैं कि बेबी स्टक हो जाए। एंड व्हेन मदर डिक्लाइन इज़ अनएबल टू गिव इन्फॉर्म कंसेंट, ईसीवी कैन बी परफॉर्म विद एडिशनल कॉशन इन द फॉलोइंग ओलिगो और हाइपरटेंशन में आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ईसीवी से पहले आपके पास क्या होना चाहिए? सीटीजी आपने करनी है कि सीटीजी आपके पास ठीक हो। अल्ट्रासाउंड आपने करवाने, अल्ट्रासाउंड में आपने देखना है कि लाइकर वॉल्यूम ठीक हो, प्लेसेंटा कहाँ पे है, प्रीविया वगैरह तो नहीं है। ठीक है। टोकोलिटिक्स आपने प्रायर टू प्रोसीजर देने के आपके पास एब्डोमेन रिलैक्स हो। ठीक है। और यूजुअली आप ईसीवी अगर आपके पास एक दफ़ा अनसक्सेसफुल हो जाए तो दोबारा भी आप सेकंड अटैम्प्ट करवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर स्टिल अनसक्सेसफुल है तो फिर आप प्लान वेजाइनल ब्रीथ या इलेक्टिव सी सेक्शन आपने डिस्कस करना है। अगर ईसीवी नहीं हुआ, ड्यू टू सम रीज़न फेल्ड हुआ, तो उसके लिए फिर आप फर्दर पेशेंट को काउंसल करेंगे कि अगर शायद लेबर में चली जाए और पेल्विस इसका एडिक्वेट है तो आप वेजाइनल डिलीवरी भी कर सकती हैं। ठीक है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आरएच नेगेटिव है तो अगर ईसीवी कर लें तो उसको फिर आपने वो ज़रूर देना है, एनटीडी आपने ज़रूर देना है ईसीवी के बाद। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास पेशेंट आ गई और वो है एडवांस लेबर में है, पेल्विस ठीक है, तो उसमें फिर आप नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी का ट्रायल देते हैं। तो ब्रीच में आप क्या करते हैं, जब बटक डिलीवर हो जाए तो फिर आर्म्स डिलीवर करते हैं। जब पेशेंट लेबर में चली जाए, एडवांस लेबर में, फीटल हार्ट रेट चेक करके और कंटिन्यूस फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग करनी है। जब बटक्स आपके पास वल्वा को डिस्टेंड करने तो आपने पेशेंट को लिथॉटमी पोजीशन में लिटाना है। ठीक है। और उसमें फिर आपने क्या करना है कि आर्म्स जब बटक्स डिलीवर हो जाए तो बटक्स को आपने एज अ लैटरल फ्लैक्शन पे बटक जब डिलीवर होंगी तो फिर आपने बेबी के पोजीशन सैक्रो एंटीरियर रखना है। ठीक है। सैक्रो पोस्टीरियर आपका नहीं होना चाहिए। अगर सैक्रो पोस्टीरियर है तो अगर एग्जामिनेशन पे आपको सैक्रो पोस्टीरियर मिलता है तो फिर आपने बेबी का सिजेरियन करना है। ठीक है। और अगर सैक्रो एंटीरियर, अगर आपके पास लैटरल फ्लैक्शन है, सैक्रो एंटीरियर है, तो वो आप नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी उसकी कर सकते हैं। ठीक है। बटक डिलीवर हो जाए तो उसके बाद फिर आपने फ़ीट को डिलीवर करना है। फ़ीट अगर फ्लेक्स है तो वो खुद ही अक्सर डिलीवर हो जाते हैं, और अगर एक्सटेंडेड है तो उसमें हम पेनार्ड मैन्योर करते हैं, जिसमें हम जो आपके पास इंडेक्स फिंगर है जो आपके पास उसको आप पॉप्लिटल फोसा में इंटर करते हैं, और जो आपके पास मिडल फिंगर है उसके साथ फ्लेक्स करते हैं लेग्स को, और उसको आप डिलीवर कर लेते हैं। ठीक है। जब लेग्स की डिलीवरी हो जाए फिर आपने हैंड्स ऑफ प्रोसीजर इसमें करना। हैंड्स ऑफ आपने बेबी को कुछ नहीं करना है। ठीक है। बेबी खुद ही डिलीवर होगा, जब तक आपके पास स्कैपुला तक डिलीवर हो जाए खुद ही बेबी, तो फिर आपने आर्म्स को देखना है। ठीक है। तो आर्म्स को यूजुअली आप फिर हम डिलीवर करते हैं। अगर फ्लेक्स है तो यूजुअली डिलीवर हो जाते हैं, और अगर एक्सटेंडेड है उसमें हम लव सेट मैन्योर करते हैं। लव सेट मैन्योर में आप क्या करते हैं कि बेबी को आप तम्स आप बेबी को आपने सैक्रो एंटीरियर रखना है, तम्स आपने सैक्रल एरिया में रखने, और आपके जो फिंगर्स हैं एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन पे होंगे। ठीक है। उसको बेबी को आपने रोटेट करना है। ठीक है। कि रोटेट करके 180 डिग्री पे आपने रोटेट करना है। तो उसमें क्या होता है कि आपने जो एंटीरियर शोल्डर है वो पोस्टीरियर हो जाएगा, तो उसको डिलीवर कर लेंगे। फिर दोबारा फर्दर 180 डिग्री आप रोटेट करेंगे बेबी को, तो जो दूसरा आर्म है उसको आप डिलीवर कर लेंगे। ठीक है।
फिर उसके बाद डिलीवरी ऑफ द हेड के लिए आप या मॉरिसो स्मेली व्हीट मैन्योर करते हैं या ब्रैक मैन्योर या फॉरसेप लगाते हैं, ठीक है। मॉरिसो स्मेली व्हीट में आप क्या करते हैं कि उसमें आप जो आपके 2 फिंगर्स है वो मेल एमिनेंस पे हो और जो मिडल फिंगर आपके पास जॉ में होना चाहिए, ठीक है। और उसको फ्लेक्स आप करते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपका बेबी को आप अपने लेफ़्ट हैंड पे रख लेते हैं, ठीक है। लेफ़्ट हैंड के जो आपके 3 फिंगर्स हैं, मिडल फिंगर आप जॉ पे रख लेंगे और 2 फिंगर्स आप मेलन एमिनेंस पे रख लेंगे, ठीक है। और राइट हैंड आप इंटर करके उसके साथ हेड को फ्लेक्स करेंगे, ठीक है। और बेबी को डिलीवर कर लेंगे, ठीक है। ये मॉरिसो स्मेली व्हीट है। और अगर उसके साथ नहीं होता फिर हम पाइपर फॉरसेप लगाते हैं। पाइपर फॉरसेप यूजुअली आप बेबी को फीट से पकड़ के असिस्टेंट को कहते हैं कि आप बेबी को होल्ड कर लें अपर, और फिर आप नीचे से आप फॉरसेप्स लगाते हैं, ठीक है, हेड के डिलीवरी के लिए। इसके लिए स्पेशल फॉरसेप होता है, पाइपर फॉरसेप उसको कहते हैं, MCQ में आ सकता है, ठीक है। जब बेबी डिलीवर हो जाए तो फिर आपने इसका प्रॉपर वो करना है, न्यूनेटोलॉजिस्ट और इन सबको आपने वो करना है, इन्फॉर्म करना है ताकि वो रिव्यू करें। अच्छा, अब ये देखिए ECV का प्रोसीजर बताए। मोबिलाइज फर्स्ट आपने डिसएंगेज ब्रीच करना है, ठीक है। फिर आपने इस तरह मूवमेंट करनी है, कंप्लीशन ऑफ द फॉरवर्ड रोल, और फिर उसके बाद देखिए बैकवर्ड रोल हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, जो कंप्लीट ब्रीच आपके पास फ्लेक्स ब्रीच होता है, फ्रैंक ब्रीच आपके पास एक्सटेंडेड ब्रीच होता है, और फुट लेंथ देखिए 1 पाँव बाहर निकला हुआ है, इसमें आपने डिलीवरी नहीं करनी, ठीक है। अब देखिए पेनार्ड मैनोरा यहाँ पे बताया हुआ है कि आप एक फिंगर से आप वो करेंगे, दूसरे से आप फ्लेक्स करके आप इसको डिलीवर कर लेंगे, ठीक है। ये आपके पास हम यूजुअली एक्सटेंडेड लेग्स में करते हैं, फ्लेक्स में तो यूजुअली आसानी से निकल आते हैं खुद ही। अच्छा, लव सेट मैनोर में ये देख लें कि आपने तम्स आपके देखिए सैक्रम पे होने चाहिए, और जो फिंगर्स हैं तो उसको आप रोटेट करते हैं तो आपका एक शोल्डर हो जाता है, फिर आप दोबारा से रोटेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखें हेड की आपके देखें मॉरिसो स्मेली व्हीट मैन्योर को आप देख लें कि फिंगर आपके पास ये चिन के ऊपर होती है, माउथ के जो फिल्ट्रम पे आपका मिडल फिंगर होगा, और 2 फिंगर आपके मेलन एमिनेंस होंगे, और दूसरे हाथ से आप हेड को फ्लेक्स करते हैं। और ये पाइपर फॉरसेप है। असिस्टेंट को आप क्या है कि अपर आप उसको होल्ड करते हैं और नीचे से आप ये फॉरसेप लगे, स्पेशल पाइपर फॉरसेप्स होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेरीज है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।